अस्सलाम वालेकुम। आजकल पूरे पाकिस्तान में आप किसी शख्स से पूछें कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो आपको बिलों के ऊपर शिकायत सबसे पहले सुनने मिलेगी, और बिलों के हवाले से भी बिजली के बिलों के ऊपर। महंगाई हर शख्स को तंग करती है, लेकिन कुछ अरसे से बिलों ने सबका जीना मुहाल कर दिया, मुश्किल कर दिया। आम तौर पर आमदन में इतना इजाफा नहीं हुआ, जिन्हीं कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, या जो निर्ख हैं बिजली के और गैस के वो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ऊपर गए हैं, तो वहाँ एक सर्वाइवल एक चैलेंज बन गई है। इसका हल क्या है, उसके ऊपर आप हुकूमत से सुने तो वो कहते हैं कि IPPs जो हैं उनको बहुत पेमेंट्स आ रही हैं। बहुत सारे कारोबारी हल्के वो कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है क्योंकि टैरिफ इतना ऊपर चला गया, क्या करें। इसका सोल्यूशन क्या है? हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ एक नेगोशिएशंस की जा रही हैं, उसकी आउटकम क्या होगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गॉसिप तो चलती है, लेकिन एग्जैक्ट ख़बर क्या है और हक़ाइक़ क्या है उसके ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है प्रोग्राम के, आमतौर पर इन्हीं की रिपोर्ट के मुख्तलिफ नंबर्स हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, जो बार बार कोट होते हैं कि इतने सौ अरब उसको जा रहा है, इतने सौ अरब उसको जा रहा है, ये ज़ीरो प्रोडक्शन के है, इसके ऊपर बावजूद हमने 50-60 अरब दे दिए। तो हमने आज उनको प्रोग्राम में खसूसी तौर पर मदऊ किया है। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं मोहम्मद मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म के ऑन एनर्जी सेक्टर, और IPPs के लिए जो टास्क फोर्स है जो उनको रीनिगोशिएट कर रही है कि उनके टैरिफ्स को कैसे नीचे लाया जाए या कैपेसिटी पेमेंट्स को कैसे काबिल बर्दाश्त बनाया जाए, उस प्रोजेक्ट के भी इंचार्ज यही हैं। मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। पहले तो ये बता दें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एग्जैक्ट हैं कितनी कितनी हम IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं? साल की तमाम IPPs इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट 2100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स जाती हैं। और उसमें से हुकूमत की कितनी है और प्राइवेट कितनी है? जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उसमें तकरीबन 50% गवर्नमेंट की है और 50% प्राइवेट है, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट के नंबर है वो फ़र्क हैं, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर में 2015 के अंदर कोल के प्लांट्स लगे हैं और उनकी कैपेसिटी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 900 अरब है। तो जो 2100 अरब है उसके अंदर बिकॉज कोल के प्लांट्स का कंपोनेंट ज़्यादा है तो इसलिए परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टोटल मेगावाट रफली 50-50 है दोनों का। ये जो साहिवाल या CPEC के नीचे हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो लार्जेस्ट चंक जो है इन प्लांट्स का साहिवाल सबसे ज़्यादा खा रहा है। हाँ, इनमें इनका ज़्यादा है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये बड़े प्लांट्स हैं। सेकंड वजह ये है कि उनका डेट अभी तक पे नहीं हुआ, बिकॉज डेट का जो टाइम पीरियड होता है 10 साल का होता है, वो अभी तक पे नहीं हुआ, तो इसलिए शुरू के 10 साल कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो 2100 अरब तो बहुत ज़्यादा पैसे। जी, बहुत ज़्यादा पैसे। और आप पर यूनिट कितना इस कैपेसिटी पेमेंट्स का चार्ज कर रहे हैं आजकल? तकरीबन 110 बिलियन यूनिट पाकिस्तान में बिकते हैं साल के, तो 19 रुपये पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है हमारे मुल्क में। 19 रुपये? जी, 19 रुपये। देखें, कैपेसिटी पेमेंट बढ़नी तो थी, इसकी वजह यह है कि जब शुरू में हमारे यहाँ प्लांट्स लगे 90s में तो वो फर्नेस ऑयल और गैस बेस्ड थे। फिर हमने अपना एनर्जी मिक्स चेंज किया, हम मूव हुए टूवर्ड्स LNG और फिर कोल। तो चूंकि हमने एनर्जी मिक्स चेंज किया इन रिन्यूएबल ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हुई, इन कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि दो चीज़ें हुई। एक तो कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। सेकेंडली, जो प्लांट्स लगे उनकी डिमांड नहीं थी, वो बिजली बिकी नहीं। अगर आज भी सारी बिजली जो पाकिस्तान में बनती है अगर वो बिक जाए तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी। और जो बिजली नहीं बिकी उसकी दो वजूहत थी। एक तो डिमांड हमारे यहाँ इंक्रीज़ नहीं हुई, तो हमारी प्लानिंग फंक्शन वॉज फ्लॉड, और सेकेंडली हमने ट्रांसमिशन नेटवर्क में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये हमारे जो इदारे हैं उनकी बड़ी सीरियस इनकॉम्पिटेंस है कि अगर प्लांट्स लग रहे थे साउथ में सिंध की तरफ, और वहाँ से अगर डिमांड हमें नॉर्थ में लानी है तो ट्रांसमिशन को साथ साथ लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगी। तो इन दो वजूहत की बिना पर हमारे यहाँ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पावर की और बिकती नहीं है, इसलिए जो लोग बिल देते हैं उनका पर यूनिट बिल बहुत ज़्यादा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और कितनी बिकती है उसमें से? 45,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन तकरीबन जो जनरेट हो सकती है आफ्टर ऑल द अदर प्लांट के जो फैक्ट हैं, प्लांट्स री ओवरहॉलिंग वगैरह और प्लस उनकी जो टोटल प्रोडक्शन हो सकती है, तो तकरीबन आप 38-39,000 टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है। और कितनी बिक रही है? समर में हमारे जो पीक होता है वो तकरीबन 26 से 27,000 मेगावाट पर होता है, और विंटर के अंदर हमारा 10-12 हज़ार होता है, क्योंकि विंटर में डिमांड कम हो जाती है, एयर कंडीशनर नहीं चल रहे होते सर्दी की। तो सर, अगर पीक डिमांड भी ले लें कि आप 27,000 ले लें तो 28 भी कर लें आप, तो आपने 38,000 की जो ऑपरेशनल अवेलेबल कैपेसिटी है आपके पास 38 से 39,000 मेगावाट, तो आपने 10,000 मेगावाट इजाफी क्यों लगाई हुई है? सर ये अगेन एज ए सेट के प्लानिंग का फुकदान था हमारे यहाँ, और हमारे एक्चुअली जो उसकी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट का रोल पावर सेक्टर की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है,
टेक्सटाइल है, फूड है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन करता है कि कहाँ पर डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई आती रहती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करती है और उस जीडीपी ग्रोथ के बेस पर पावर की सप्लाई फोरकास्ट हो जाती है और फिर वो प्लांट्स अप्रूव हो जाते हैं। सेकेंडली, चूँकि जनरेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, द पॉलिसीज वर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि हमें प्लांट्स लगाने हैं तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने प्लांट्स लगाए। तो इट्स अ प्लानिंग फ्लो बेसिकली। कितने ऐसे प्लांट्स हैं, आईपीपीज हैं, बशमूल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ब्रेकअप भी दे दें, जो 0 या 10% या 20% पे चल रहे हैं और हम उन्हें अरबों रुपए कैपेसिटी दें? उसका परसेंटेज देना मुश्किल होगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि 94 के अंदर जो प्लांट्स लगे थे वो सारे के सारे फर्नेस, ऑयल और गैस पे लगे थे। अगर आज उनको हम चलाते हैं तो उनकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज कोल प्लांट सस्ते पड़ते हैं, न्यूक्लियर सस्ता पड़ता है, तो उनका तो प्लांट फैक्टर बहुत कम है। सिमिलरली 2002 के अंदर भी गैस बेस्ड और फर्नेस ऑयल बेस्ड थे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल गैस पे चलते हैं या लो बीटीयू गैस पे चलते हैं, वो बहुत अच्छा चलते हैं बिकॉज उनकी कॉस्ट कम है। लेकिन जो बाकी हैं जो एलएनजी पे चलेंगे या जो फर्नेस ऑयल पे चलेंगे वो महंगे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका कैपेसिटी फैक्टर किसी का 0 है फॉर एग्जांपल, लेकिन 0 वाले कम है, बट 5%, 10%, 15, 20, 25 बहुत ही कम चलने वाले बहुत सारे हैं। बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से हैं कि वो चलें या ना चलें, हमें पेमेंट करनी है, तो कैपेसिटी पेमेंट फुल कैपेसिटी की जा रही है। वो कितने हैं जो 0 पे चल रहे हैं? 0 पे चलने वाले, बिल्कुल 0 पे अगर आप कहें तो 1 या 2 होंगे। 1 या 2 हैं बल्कि, हाँ, बिकॉज देखें ना कभी कभी समर मुझे कोई वो रजाक दाऊद साहब के प्रोजेक्ट के नंबर्स भेज रहे थे, शायद रोश का कोई पावर है, कोई 0 पे बना रहा है और हम उसको ये 4% पे है शायद, तो और उसको हमने इतने अरब पेमेंट कर दी है। हाँ। कोई इस तरह के 1-2 और प्रोजेक्ट्स के भी नंबर्स थे, तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये तो बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि आप 0 या 4% पे हैं और आपको इतने अरब हम दे रहे हैं, तो ये गरीब भूखा मुल्क है, इतने पैसे आपको नहीं दे सकता। फ्रेंकली हम बात कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने 2020 में भी बात की थी, उस वक्त भी आईपीपीज ने कोऑपरेट किया था। इस बार फिर से बात कर रहे हैं। और जो आपकी रिपोर्ट थी 2020 वाली, उसमें इनिशियली बड़ी हाई होप्स थी, प्रोजेक्शंस भी ऊपर थी कि इतनी हम रिडक्शन ले सकते हैं, बाद में मटेरियलाइज नहीं हुआ वो। तो होता ही है ना हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कि जब काम शुरू होता है तो बहुत ही पैशन के साथ शुरू होता है और बहुत ही हाइप होती है, और फिर बहुत जल्दी हम वो स्टीम लूज़ कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तो लोगों का फोकस चेंज हो जाता है, सेकेंडली इस तरीके की लॉबीज़ होती हैं कि वो काम कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो ये काम तो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे ना पड़े। हमारे अगर आप देखें तो ये काम क्यों सही तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म नहीं कर रहे। हमने जो रिपोर्ट बनाई थी वो एक कमेटी ने बनाई थी 2020 में, जब शुरू में रिपोर्ट बनी उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो फॉलो अप था उसका, आपके अलावा मैं कह रहा हूँ बाकी जो अदारे जिनसे हम तवक्को रखते हैं कि सपोर्ट करेंगे, वो लैक करने लग गए थे। उसकी क्या कोई खास वजह थी? मेरे ख्याल में वहाँ से फॉलो अप था, टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की साइड से फॉलो अप नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप से मुझे लगता है कि वो जो खुद नदीम बाबर के प्रोजेक्ट्स थे, तो नदीम बाबर तो नहीं चाहेगा ना कि उसकी आप काट दें बिजली या उसका रेट कम कर दें। हाँ, उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शनरीज थे, इवन मिनिस्ट्री इटसेल्फ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इटसेल्फ, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनकी तरफ से नहीं था बाय इन, और वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। निगोसिएशन के अंदर हम लोगों को बैठना पड़ा, हमें उस लेवल का बाय इन नहीं मिला उस वक्त। अगर उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से वो बाय इन आ जाता है, पुश आ जाता, तो शायद ये काम मुकम्मल हो जाता। ये काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरे बारे में वेरी होपफुल। आप आईपीपीज को दोबारा से इंगेज कर रहे हैं, उनसे कायल कर रहे हैं कि रेट कम कर दो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बैठ जाएगी, और आप ही हैंडल कर रहे हैं जी, तो आप समझा लेंगे उनको ये बात? मेरा ख्याल है कि इस बार जो है वो एक तो नीड ऑफ द आवर ये है कि करना पड़ेगा काम। सेकेंडली पाकिस्तान चल नहीं सकता इस तरीके से। एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि लास्ट टाइम भी आईपीपीज ने कोऑपरेट किया था, और जो मुझे लग रहा है इस बार भी आईपीपीज कोऑपरेट करेंगे। हमारी थोड़ी सी मीटिंग शुरू हुई हैं एंड वी हैव सीन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं, और जिन बिजनेस ग्रुप्स के आईपीपीज हैं उनके और बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर सही होता है तो उनके और बिजनेसेस में उनको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द लार्जेस्ट बिजनेसमैन इन द कंट्री। तो वो जो है मुझे इस वक्त वो बाइन नज़र आ रहा है। सेकेंडली मुझे इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, हर तरफ से वो एक बाइन नज़र आ रहा है। लेकिन खाली आईपीपीज हमें सही करने पड़ेंगे, बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ हमें इस मुल्क में टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान में हमने 90s में रिफॉर्म शुरू की और हम कंप्लीट नहीं करते।
तो हमने गवर्नमेंट को सिंगल बायर रखा है इस मुल्क के अंदर। अब इस एक तरफ आईपीपीज हैं या पावर जनरेटर्स हैं और एक तरफ कंज्यूमर है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे डोमेस्टिक यूजर हो, और बीच में गवर्नमेंट खड़ी हुई है, सरकार इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग फ्रॉम देम एंड सेलिंग टू देम। सरकार हैज टू कम आउट, लेट द मार्केट डिसाइड। दुनिया में लेट 90s में, आज से कोई 30 साल पहले पावर मार्केट्स साउथ अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर बनना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पर पावर मार्केट्स हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, लोग आते हैं अपनी बिजली बेचते हैं और लोग खरीदते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। तो वी नीड टू क्रिएट दोज मार्केट्स। हमारे यहाँ कोई 6 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है। इस बार हमने बहुत जगह प्रेजेंटेशन में कहा है कि वी नीड टू क्रिएट मार्केट, अक्रॉस द बोर्ड बाय इन है। और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार अगर अगला 1 से 1.5 साल हमने लग के काम कर लिया तो विल बी एबल टू क्रिएट पावर मार्केट्स इन द कंट्री। मैं 2001 में एक प्रोग्राम था जिसमें हमने कैलिफोर्निया के पावर सेक्टर के ऊपर एज ए जर्नलिस्ट मुझे मौका मिला। तो उसमें वो पीक आवर्स में उनके रेट यहाँ चढ़े होते थे और ऑफ पीक आवर्स में वो नीचे गिरे होते थे, बल्कि बाज़ उनके प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स थे वो नेगेटिव में उस वक्त जा रहे होते थे क्योंकि सरप्लस पावर जनरेशन है, आपको कोई काम नहीं है। तो वो चीज़ें हमने कर ही नहीं है, 20 साल तो हमने ज़ाया कर दी, पता नहीं आगे कुछ करेंगे कि नहीं। लेकिन आईपीपीज़ की निगोशिएशंस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मियाँ मंशा है, उसके 10 कारोबार हैं, उसके पावर प्रोजेक्ट्स में है, दाऊद ग्रुप है उसके पावर प्रोजेक्ट्स में है, 10 और कारोबार में। आप उनको ऑफ़र क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ टेबल पे ऑप्शंस क्या है उनके लिए? देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनकी बिल्कुल जैसे कि ज़रूरत नहीं है, तो उनको तो टर्मिनेट कर देना बेहतर है। लाइक नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो हाउ मेनी, कितनी तादाद कितनी है? 5 प्लांट्स ऐसे हैं और जिनको हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट बिकॉज एनटीडीसी से हमने पूछा और एनटीडीसी का व्यू ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, तकरीबन 5 प्लांट्स के जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आने वाले वक्तों में, उनको तो सिस्टम में रखने का फ़ायदा नहीं है। तो उनके साथ हम उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि डिस्कस हो रहे हैं और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि अगले थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो डिसीजंस हो जाएंगे। हफ्ते 10 दिनों में वो 5 वाला तो काम आप कर लेंगे इंशाल्लाह, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा इसके बाद जो बाकी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हम टेक और पे से चेंज करके टेक एंड पे पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी डिस्पैच फैक्टर बहुत कम है। तो हम उनसे ये निगोशिएट करेंगे कि जो बिजली वो बेचेंगे हम उसकी पेमेंट करेंगे। वो कितने प्रोजेक्ट्स हैं? वो तकरीबन 2002 और 94 की पॉलिसी में जो सेट हुए उसमें 17 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। उसमें से 12 ऐसे हैं कि जिनका डिस्पैच फैक्टर बहुत कम है, 5 ऐसे हैं जिनके डिस्पैच फैक्टर ज़्यादा है, वो अच्छा चलते हैं। ठीक है। उनके साथ हम निगोशिएट करेंगे कि उन्हें हम टेक एंड पे पे ले जाएंगे, जितनी बिजली लेंगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको अलाइव रखने के लिए एक सर्टन मिनिमम अमाउंट में देनी पड़ेगी, वरना फिर नुकसान होगा उनको। तो हम एक्चुअल बेस पे कैलकुलेट करके वी विल कीप देम अलाइव। बट द आइडिया है इसके अगले 2 सालों में जब पावर मार्केट बन जाए तो सारे के सारे पावर मार्केट में चले जाएं और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। जिनको आप टर्मिनेट करना चाहते हैं 5, उनका क्या अभी डेट सर्विसिंग वाला कंपोनेंट आउटस्टैंडिंग है या वो क्लियर हो चुका है? 94 और 2002 के तमाम प्लांट्स का डेट सर्विसिंग पेड है। शायद 1-2 का, 2002 के शायद 1-2 का बाकी होगा, वो भी आई डोंट नहीं, इन सबका पेड ऑफ है। तो फिर तो वो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, तो आपको आसान होना चाहिए, काम मैनेजेबल होना चाहिए। आसान तो नहीं होगा, मैनेजेबल होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली एक आर्गूमेंट ये होता है कि मुल्कों को बार बार रीनिगोशिएशन नहीं करनी चाहिए और ये बड़ा वैलिड आर्गूमेंट है। आइडियल सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखें हम अभी और हमें एसेट्स बेचने हैं, आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि आईपीपीज़ के जो केस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स थे वो से आईपीपीज़ की साइड से उस तरीके से ऑनर नहीं हुए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट्स कॉस्ट प्लस पे थे। कॉस्ट प्लस का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉस्ट प्लस का मतलब है कि गवर्नमेंट सारी कॉस्ट देगी, आपका डेट गवर्नमेंट पे करेगी, उसके ऊपर सूद गवर्नमेंट देगी, इंश्योरेंस गवर्नमेंट देगी, आपके एम्प्लॉयज़ का खर्चा गवर्नमेंट देगी, ऑपरेशन मेंटेनेंस गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट विल पे फॉर एवरीथिंग। और जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 15% डॉलर में रिटर्न दे देगी। और 2021 में हमने जब रीनिगोशिएट किया तो परसेंटेज चेंज हो गई थी, लेकिन था कि आपको डॉलरों में 15% रिटर्न मिलेगा। दैट वाज द होल मॉडल। तो अगर कोई प्लांट 15% डॉलर से ज़्यादा कमाता है तो वो अलाउड नहीं था, राइट। अब आईपीपीज़ का आर्गूमेंट था, जो हमने निगोशिएट किया कि नहीं जी हम एफिशिएंट थे। हमारा आर्गूमेंट था कि आप एफिशिएंट नहीं थे, आप इसलिए एफिशिएंट थे कि आपने जो एफिशिएंसी दिखाई हुई थी नेपरा को एट द टाइम ऑफ टैरिफ वो कम दिखाई थी। तो अगर मैं सबमिट करूंगा एफिशिएंसी कम और मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी? 15 की बजाय 15% डॉलर में होनी चाहिए थी उसमें उस वक्त। जैसे कि अभी मैंने जो नंबर्स देखे हैं, अभी जो हम निगोशिएट कर रहे हैं, तो देयर आर प्लांट जिनकी पिछले 2 सालों में 80%, 100%, लेकिन उसके अंदर उनको एक एडवांटेज ये मिला है कि डॉलर जो है जिस ज़माने में 340 रुपये का था, आज से 20 साल पहले आज 280 रुपये का हो गया। लेकिन तो वो तो खैर अगर डॉलर बेस्ड रिटर्न है तो उनका राइट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट प्लस आईपीपी
अपने जो कॉस्ट के ऊपर जो उनको रिटर्न फॉर्मूला गवर्नमेंट देती है उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो रिटर्न फिर उसका नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हुआ ये है कि आईपीपीज की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ठीक नहीं है, इसीलिए ये निगोशिएट हो रहे हैं। अगर कोई पार्टी कोई भी ऐसी नहीं कर रही जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आउटसाइड है या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो फिर गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल में। लेकिन ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि एक तो हमने भी गलतियां की हैं, और हमारे जो लोगों जिन्होंने फैसले किए कि टैरिफ कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमने बहुत सारे टैरिफ ऐसे दिए कि हमने उनको 17-18% एग्री किया था, लेकिन जो फॉर्मूला कैलकुलेशन थी वो इस तरीके से थी कि एंड में वो 24-25% डॉलरों में बने। तो हमारे भी बहुत लोगों ने गलती की है। बट ये सर एक बिल्कुल ऑनेस्ट मिस्टेक्स हैं या ये क्रॉप प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आती हैं? आई थिंक ऑनेस्ट मिस्टेक्स तो बहुत कम होंगी, मेरा अपना ख्याल है। और उसके अंदर सॉरी, ऑनेस्ट मिस्टेक्स होंगी कुछ, बिकॉज अर्ली 90s में और अर्ली 2000 चेंज में ऑफ परसेंटेजेस 15 to 24 नहीं, it वो makes जब millions of dollar बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्चुअली। billions of dollar over the years. हाँ, लेकिन लेट 90s अर्ली 2000 में चूंकि वो समझ कम थी मुल्क में, वो नॉलेज बेस वीक था, तो उसमें कुछ जगह पे हुई होगी। लेकिन फिर भी जो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कंसिस्टेंटली ओवर 3 डेकेड्स इस तरीके से गलतियां हुई हैं। और कुछ लोगों की जेबें भी भरी होंगी, डेफिनेटली भरी होंगी। लेकिन देखिए, इसमें एक बड़ा बिल्कुल सही आर्गूमेंट है कि हम आईपीपी से निगोशिएट कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अपने लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए ना, जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये चीज़ें दी हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम इसके हमारे यहाँ चूँकि हमारा अपना लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वीक है, तो इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बट दिस शुड हैपन। जब तक हमारे उन लोगों जिन्होंने गलत काम किया उनकी हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तो फिर तो ये फिर से होगा। अच्छा, हमने दरमियान में कुछ एक्सपर्ट्स जो एनर्जी सेक्टर के हैं, सोचा उनसे भी राय ले लें। आप तो हैं एक्सपर्ट, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने मदद के लिए कुछ लोगों को साथ दावत दी है। तो खालिद मंसूर साहब सीपैक के भी पाकिस्तान में हेड रहे हैं, CEO हब को भी रहे हैं, इसके अलावा एंग्रो और एनर्जी सेक्टर के हवाले से, और सीपैक के पूरे पाकिस्तान के मनसूबों में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। खालिद मंसूर साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। IPP इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं पाकिस्तान के लिए, या ये कहना चाहिए कि बिजली की कीमतें हमारे लिए दर्द सर बनी हुई हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए? आपके जहन में क्या चीज़ है, खराबी की बुनियाद क्या है और उसका हल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छी तफसील से गुफ्तगू की है और बहुत अच्छा आर्टिकुलेट भी करते हैं। और ये जो नेगोशिएशंस पहले हुई थी, तो आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद हिम आल्सो। तो मेरी सिर्फ इसके अंदर हम्बल गुजारिश ये है कि सारे चीज़ को आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज कहाँ से आई और मुल्क के अंदर महंगी बिजली की वजूहात क्या थीं। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी जिन्होंने बनाई उनकी क्या उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें सारे फैक्टर्स, अगर आप सिर्फ सिंगल आउट IPPs को कर लेंगे, तो मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, ये मसला हल नहीं होगा। अगर मैं देखूँ कि इस वक्त अगर टैरिफ 60 रुपये का है, तो इसके अंदर जो IPPs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन वो 28 रुपये है, वो बाकी जो चीज़ें वो किधर हैं? उसके अंदर अगर उसका फर्दर ब्रेकअप करें कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, उसके ऊपर कितना बड़ा वो है। इसके अलावा पब्लिकली ओन पावर प्लांट हैं, उनको कितनी कैपेसिटी पेमेंट जा रही है। हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। अगर उनको कंट्रोल में कर लिया जाए तो उससे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी होलिस्टिकली इसको देखनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब बहुत माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, इसको एनालिटिकली देखें और फिर इसको होलिस्टिक सलूशन जब तक सामने नहीं आएगा, तो सिर्फ इसकी डाउन साइड ये है कि अगर सिर्फ आपने एक सिंगल कंपोनेंट विच इज़ ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन माय हम्बल ओपिनियन, उसका फॉल आउट अब आप देख लीजिए कि फॉल आउट यही है कि एक तरफ आपको पता ही है कि लास्ट प्रोग्राम में आपने हमें मदऊ किया था, तो बड़ी एक हम्बल सी कोशिश कर रहे हैं कि CPEC 2 को फिर से रिवाइव किया जाए, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट जो है इस वजह से उसको नुकसान होता है, तो लॉन्ग टर्म में तो मुल्क का ही इसमें नुकसान है। तो लास्ट टाइम जिस वक्त निगोशिएशन हुई थी तो उसके अंदर सबको बुलाया गया और उस वक्त मैं IPEC का चेयरमैन भी था और मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं। वो जितनी हम लोगों ने कन्विंस किया लोगों को, और वो भी वही था कि मुल्क की खातिर करनी है, कुर्बानी देनी है। एक्सेलेंट इंसेंटिव्स दिए गए, एक्सेलेंट
कंसेशंस दी गई, वो जो क्यूमुलेटिव उसका जो असर था उस वक्त अगर हम एस्टिमेट करते हो तकरीबन 840 बिलियन था, और उस वक्त हमने कहा कि अगर ये डॉलर सिर्फ 168 है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट होता था कि ये डॉलर इंडेक्स ने प्रोजेक्ट, जो कि एक हुकूमत की पॉलिसी थी, तो वो भी लेट गो कर दिया। तो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, मैं अभी भी ये कहूँगा इनकी माशाल्लाह टास्क फोर्स है, सारे इशू को होलिस्टिकली देखें और इक्वल एम्फेसिस डालें ऑल दोज वेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल इन दिस जो इसके वूज हैं पावर सेक्टर के, उसको करने के लिए। एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ आपसे, और सीपैक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, मैं कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट के बड़े टॉप फंक्शनरी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा चाइना वाला कंपोनेंट सबसे भारी है इस वक्त, और चाइनीज़ से हमें उतनी सपोर्ट भी नहीं आ रही। क्या चाइना से हमें वो खालिद मंसूर साहब सपोर्ट मिल जाएगी कि वो भी हमें कुछ थोड़ा सा इधर सांस लेने की गुंजाइश दे दें ताकि हम टैरिफ वैरिफ ठीक कर लें? सर, परसों आई स्पेंड सेवरल आवर्स विद द एम्बेसडर ऑफ चाइना। मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बयान करने दें। देखिए जी, हम लोग भूल जाते हैं ना माजी को, 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, और उसके बाद सिर्फ ये एक नैरेटिव था कि एक्सपेंसिव पावर इज़ मच बेटर देन एक्सपेंसिव पावर इज़ मच बेटर देन नो पावर। इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, जीडीपी हमारा नीचे चला गया था। तो हम लोग चाइना गए, और मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ कि आई वॉज आस्क्ड टू accompany द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट देम कि चाइनीज़ से मदद ली जाए। और सबसे बड़ा मसला ये था कि हम लोगों की जो पावर जनरेशन थी 38% दैट वाज बेस्ड ऑन फर्नेस ऑयल, एंड दैट टू ऑन द इम्पोर्टेड फ्यूल, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा थी। वी वर नॉट कंपेरेटिव इन द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट। जब हम चाइना गए हैं तो हमारा नैरेटिव क्या था कि जी हमने पावर क्राइसिस को ख़त्म करना है, आप हमारी मदद करें। हमारे पास इंडिजिनस फ्यूल है थर की शक्ल में, जो कि 70 साल से हम डेवलप नहीं कर सके, और दुनिया में सब ने इनकार कर दिया कि जी वो फाइनेंसिंग नहीं दे सकते। तो चाइना को जो भी प्रेवलेंट पॉलिसी थी उसके तहत उनसे आप यकीन करें कि मिन्नत तरला किया गया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई। अब आप देख लें थर कहाँ खड़ा हुआ है, सबसे सस्ती बिजली थर से पैदा हो रही है, राइट। और उसके बाद उन्होंने चाइना तो बैकग्राउंड होगी, लेकिन क्या अभी अगर हमने टैरिफ रीनिगोशिएट करना है तो वहां से थोड़ी बहुत वही आ रहा हूँ सर, मैं उधर ही मलिक साहब, मलिक एक सेकंड दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये मतलब ये है कि चाइना को हमने कोई ख़ास मराहत नहीं दी, और उनको बहुत ज़्यादा हमने एम्फेसाइज करके ये पावर प्लांट लगवा लिए, पॉइंट नंबर 1। और जो भी था कि अपफ्रंट टैरिफ है, नेपरा ने उसको अप्रूव किया, और उसी पॉलिसी के तहत वो सारी चीज़ें हुई। अब जब ये सिलसिला आया कि ये जो टैरिफ है इसका टेनर है 10 साल का, 3 साल ग्रेस पीरियड एंड 7 ईयर इसका पीरियड था। तो व्हेन आई वाज हेडिंग सीपैक, तो उसमें ये कहा गया कि उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी है, और हम लोग रिवॉल्विंग अकाउंट भी नहीं इस्टेब्लिश कर पाए थे, जो कि लेंडर्स की एक रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से जितने उन्होंने इन्वेस्ट किया था उनमें लेंडर्स ने कॉल कर लिया और उनके डिविडेंड भी नहीं जा रहे थे। तो खैर ये मैंडेट मुझे दिया गया, और उसके बाद हमने चाइनीज से कहा कि भाईजान आप सर ब्रेक करीब आ गई है। एक तो मुझे एक लाइन में अगर ये आपसे इंप्रेशन मिल जाए कि क्या चाइनीज हमें थोड़ी बहुत ब्रीथिंग स्पेस दे देंगे? सर वो दे रहे थे, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना मलिक साहब, कि उनसे 2 चीज़ें कही थी। उनसे कहा था कि एक काम आप ये करें कि आप हमें टेनर 10 साल के बजाय 20 साल दे दें, क्योंकि ये सारे टैरिफ फ्रंट लोडेड होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट शुरू के सालों में देनी पड़ती है। मेजर कंपोनेंट कैपेसिटी पेमेंट का ये लोन रीपेमेंट है। और दूसरा हमने कहा कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें। अब ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन आई है, जिस वक्त ये सारे निगोशिएट किए थे चाइना के साथ, तो इट वाज लाइबोर प्लस 3.5%, लाइबोर 0.5 था। अब आजकल लाइबोर 5.5% पे चला गया, अब बिजली भी लग गई। उसके बाद आईजी सेप किया हुकूमत पाकिस्तान ने, एनटीडीसी ने कहा कि हमारे पास इतनी डिमांड होगी क्योंकि सीपैक 2 ने आना था, और अगर पावर नहीं हो तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। तो वो जितनी आपने एनविजेज की थी कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वो 20% कम हुई। उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट आगे बढ़ गई। आ गई है। मुझे आपको खुदाफिज करना है। खालिद मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे मोहम्मद अली साहब से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं और आईपीपीज़ के साथ हम नया मुआहदा और क्या कंसेशन हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर इनसे बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, जो अभी खालिद मंसूर साहब ने तजिया पेश किया और तजावीज़ दी, पहले तो उसके ऊपर अपना कमेंट कर दें। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मैंने भी थोड़ा सा शुरू में बताया था कि हमें होलिस्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। आईपीपीज़ इज़ वन पार्ट ऑफ द होल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसमिशन की बात की कि हमने प्लांट्स लगा लिए बट ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं थी, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे इदारे एनटीडीसी की है, तो हमें एनटीडीसी को सही करना पड़ेगा। और फ्रेंकली एनटीडीसी मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास अगर रहेगा तो सही हो सकता है, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ये इस टाइप के एनटीडीसी को प्राइवेटाइज करना चाहिए। एनटीडीसी को मेरा ख्याल है प्राइवेटाइज करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि एनटीडीसी को अगर हम ब्रेक कर दें। आई गिव एन एग्जांपल। यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, सबका अपना अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क है एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, कोई मुल्क 50 लाख लोगों का होगा, कोई शायद 2 करोड़ लोगों का होगा, बट दे ऑल हैव स्मॉल ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है कि वी हैव स्मॉलर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, नॉट टू मैनी बट अ फ्यू। तो इतना बड़ा इदारा, उसका बायर ढूंढना मुश्किल होगा और थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, बहुत लोगों को कंसर्न होगा, तो यू कैन ब्रेक इट एंड देन प्राइवेटाइज इट। सेकेंडली, एनटीडीसी के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइनें अभी लगानी हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने जाना पड़ेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये कि यू विल हैव टू प्राइवेटाइज इट। और डिस्कोस देखिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि डिस्कोस, और हमने इसमें केटेगर गवर्नमेंट में जब मैं था तो मैंने काफ़ी कहा था कि इसको हम लॉन्ग टर्म कंसेशन पर हम दें, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने फैसला किया प्राइवेटाइज करें, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। बट डिस्कोस के अंदर भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या इन डिस्कोस को एज इट इज़ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम ब्रेक करके प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। बिकॉज हमारी जब पावर मार्केट्स आ जाएंगी तो डिस्कोस का काम सिर्फ वायर बिजनेस होगा, दे विल ओनली बी ट्रांसमिटिंग। जब पावर मार्केट्स बन जाती हैं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो डिस्कोस भी डेफिनेटली या तो लॉन्ग टर्म कंसेशन या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमें इनसे भी जान छुड़ानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन दीज बिजनेसेस बिकॉज वंस वी हैव पावर मार्केट्स एंड डिस्कोज एंड ट्रांसमिशन हमारे पास अगर नहीं होंगी तो फिर पूरी जो प्लानिंग फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस करेंगे। अभी खालिद साहब उसका तस्करा भी कर रहे थे, आपसे भी चाहूँगा उस पर बात करें। अभी जो आपको बिजली का बिल आता है तो उसमें एक हिस्सा होता है आपने इतने यूनिट इस्तेमाल किए और ये उसका निर्फ है, उसके आगे एक 6 कॉलम्स की और लंबी फहरिस्त होती है, ये टैक्स, बी टैक्स, सी टैक्स, डी टैक्स। वो इतने सारे टैक्सेस आप हमारे खून को निचोड़ के ले रहे हैं, उसका भी तो कुछ करें। देखिए, उसकी वजह तो पावर सेक्टर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह तो है कि हमारे मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम ठीक नहीं है और टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस का परसेंटेज बहुत कम है। बट हैविंग सेड दिस, इस चीज़ को हम देख रहे हैं, टास्क फोर्स को देख रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर IMF की इन्वॉल्व, टैक्स रेवेन्यू इफेक्ट ना हो फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री भी बहुत काम कर रही है इसके ऊपर और इंशाल्लाह इसको हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे कि टैक्सेशन का इम्पैक्ट जो है ना पावर बिल में वो रीजनेबल हो। अभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, टोटल जो पावर सेक्टर है तकरीबन 3000 अरब का, उस 3500 अरब का, उसके अंदर तकरीबन 20% जो है वो टैक्स का इम्पैक्ट है 700 अरब का। तो ये कम होने चाहिए तो कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे हैं कि ये कम हो, कैबिनेट वांट्स इट, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आई थिंक कोई ना कोई मूवमेंट होगी। एटलीस्ट वो लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनका वो जो विद होल्डिंग टैक्स टाइप चीज़ें आप लोग काटते हैं वो बहुत ही अनफेयर है। वो तो अपने टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर चुका है, तो उसके बिलों के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स कटता है उसको रिफंड नहीं मिलता, वो कट गया तो कट गया बस। तो एटलीस्ट जो टैक्स पेयर है और एक्टिव टैक्स पेयर है और उसकी सैलरी से या उसकी सोर्स ऑफ इनकम से वो जो टैक्स कट चुका है तो दोबारा उसके ऊपर विद होल्डिंग तो आयद नहीं होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली आई थिंक ये इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म जो है एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए जिसका वो उसको एडजस्टमेंट मिलती रहे। हाँ, और टैक्स पेयर हो या ना हो, आई थिंक आई पर्सनली थिंक कि इसका ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गरीब आदमी को भी हर्ट करता है और अमीर आदमी को भी हर्ट करता है और ये नहीं होना चाहिए, ये कम होना होगा। अच्छा, तो सही बट कम होगा। हम ब्रेक से पहले थे कि आपने 5 टर्मिनेट करने हैं प्रोजेक्ट्स जिनकी आपको ख्याल में ये है कि मुस्तकबिल में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 5 टर्मिनेशन अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे हमें कितनी सेविंग्स होंगी कौमी ख़जाने में? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसमें थोड़ा सा एक बात ऐड कर दूं। ये बड़ा क्रिटिसिज्म होता है और काफ़ी पावर सेक्टर में लोग कहते हैं कि जी आईपीपी से निगोशिएशन जो कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट 94 और 2002 का बड़ा कम होगा। बट इस पर हमारा पॉइंट ये है कि खाली 94 और 2002 पे हम नहीं देखेंगे, हम तमाम आईपीपीज़ को देखेंगे, जो जितने भी आईपीपीज़ हैं। हम 2006 के देखेंगे, न्यूक्लियर को देखेंगे, गवर्नमेंट ओन आईपीपीज़ को देखेंगे। हमने गवर्नमेंट के प्लांट्स को ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बल्कि गवर्नमेंट के प्लांट्स के साथ तो हम शायद ज़्यादा सख्ती करेंगे, उनको भी हम देखेंगे। और ये जो 5 प्लांट जो बंद होंगे तो इनकी वजह से जो फ्यूचर में कैपेसिटी पेमेंट जो बचेगी, जो कि हम अदरवाइज देते, वो तकरीबन 325 अरब की होगी। 325 अरब पर एनम? नहीं, टोटल हम इसमें किसी के 3 साल बाकी हैं, किसी के 8 साल
साल हैं, किसी के 10 साल हैं, बट टोटल 300 अरब, 325 अरब की तकरीबन कैपेसिटी पेमेंट मुल्क को नहीं देनी पड़ेगी आने वाले वक्तों में। इसका जो टैरिफ इम्पैक्ट होगा वो तकरीबन 45 से 50 पैसे होगा। न वन कैन से कि तो बहुत ही कम है, बट 45 से 50 पैसे भी जो है वो साल का 50 अरब बनता है। और इसी तरीके, ये तो भी शुरुआत है ना, अभी तो हमने काम शुरू किया और है। आपने 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए जिनको आप टेक एंड पे ले जाना चाहते हैं। 17 को ले जाएंगे। 94 और 2000 के जो बाकी 17 हैं जो बचते हैं, उन सबको हम टेक एंड पे और वो टेक एंड पे जाते हैं तो उसकी आपको कितनी सेविंग? वो भी हम काम कर रहे हैं, बिकॉज हमने जो स्टार्ट किया है, हमने टर्मिनेशन वालों से शुरू किया है। अगले 2 हफ्तों में इंशाल्लाह हमारे टेक एंड पे का एनालिसिस पूरा हो जाएगा, एंड देन वी विल डू 2006 गवर्नमेंट। तो वी डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। गवर्नमेंट वाला इशू जो है वो बड़ा टेढ़ा है। डेट सर्विसिंग की कॉस्ट गवर्नमेंट हमसे चार्ज करी जा रही है, फिर कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स। तो आप इस डेट को किसी हद तक अगर नेशनल डेट में पार कर दें तो एकदम से पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगी, आपके वो टैरिफ से निकल सकती है। हाँ, ये डेट सर्विसिंग असल में हुआ है कि जो सर्कुलर डेट हमारा 2500 अरब का जो जमा हुआ है, उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 3.5 रुपये वो बिल में जा रही है। तो सर्कुलर डेट का भी हल निकालना है। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, टास्क फोर्स भी काम कर रही है कि सर्कुलर डेट जो है इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। लेकिन सर्कुलर डेट आपका बढ़ता जाता है, टैरिफ बढ़ाने के बावजूद हर साल बढ़ जाता है, कम तो हो नहीं रहा। नहीं, अब सर्कुलेट अब नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि जो नुकसान हो रहा है पावर सेक्टर का वो हम बजट से पे कर रहे हैं, तो वो बढ़ना रुक गया है। लेकिन जो जमा हुआ है 2500 अरब, उसके ऊपर तो हम सूद दे रहे हैं, तो उसका भी हल निकालना पड़ेगा। तो जब तक नहीं निकालेंगे तो तब तक 3.5 रुपये फी यूनिट हमसे आप लिए जाएंगे। जी बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, हमारे साथ आरिफ हबीब साहब, हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। पावर सेक्टर ने इस वक्त कारोबारी तबके को बहुत परेशान किया हुआ है। हर घर ही परेशान है, लेकिन कारोबारी भी परेशान है। वो कई तो फैक्ट्रियों के मालकान जो है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो कहते हैं हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, इतना टैरिफ आप ऊपर ले गए। तो आरिफ साहब, मसला टेढ़ा है, लेकिन हल की तरफ अभी जाते हुए भी हल समझ नहीं आ रहा। हल क्या होना चाहिए? आई थिंक हल तो सबसे बड़ा ये है कि हम कंजप्शन को बढ़ाएं। जब कंजप्शन अगर बढ़ेगी तो ये टैरिफ जो है, जब हम ये देखते हैं कि सारी हमारे पास जो कैपेसिटी है और जितनी हमारे पास ट्रांसमिशन है अवेलेबल, उसको अगर पूरा यूज़ होना शुरू हो जाए तो आई थिंक ये सब्सटेंशियल डिक्लाइन आ जाएगा। ये फिर ये नहीं होगा कि इतने पैसे और रुपया 1.5 रुपया, वो बहुत बड़ा जो है उससे फ़र्क आएगा। देखिए, ये जब ज़ाहिर जब ये पॉलिसीज़ बनी 2017-18 में, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी चल रही थी, और उसमें जो है वो लोगों की प्रोजेक्शंस जो थी, सिर्फ इसी में नहीं, पावर में, बल्कि हम तो सीमेंट में हैं, स्टील में हैं, और उसमें भी हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो सब रॉन्ग चली गई। क्योंकि सीमेंट में, नदीम साहब, ये मैं बताऊँ आपको कि आज से 8 साल पहले जो कंजम्पशन था पाकिस्तान में, आज उतना ही कंजम्पशन है। और स्टील में तो और गज़ब हो गया कि जो उस वक्त 14 लाख टन की कैपेसिटी थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज वो 25 लाख टन जो है कंजम्पशन होगा, वो 14 की जगह 7 लाख हो गया। तो एक्चुअली जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ऐसे इक़दाम किए जाएं। क्योंकि सारे जो इक़दाम रीसेंट पीरियड में हुए हैं अंडर द गार्ब ऑफ IMF, वो सारे के सारे जो है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन पे हुए हैं। और फिर ये है कि जो हुकूमतों ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो है वो टाइमली किए, फिर एक साथ IMF का प्रेशर पड़ा, तो सारे का सारा जो बैकलॉग है एक साथ किया, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो आ गया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक है, एक आई थिंक वो बात जो कर रहे हैं कि हमारी रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट का जो है, उसमें भी आई थिंक एक अच्छा खासा जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है वो सेविंग आनी है। बाकी जो चीज़ें हैं कि जिस तरीके से वो ये IPPs के साथ जो है वो इंगेजमेंट है, IPPs के साथ आई थिंक मिनिस्टर साहब ने आज कल भी जो है वो स्टेटमेंट दिया था कि ये जो है वो विद म्यूचुअल जो है वो कंसल्टेशन ये होगा। क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरीली जो है कोई डिसीशन अगर हुआ तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही डैमेजिंग होगा। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी जो है उनके लिए फैलाई जा रही है, 40 फैमिलीज़ और एक्सेट्रा, वो तो मैं समझता हूँ कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं कि इस किस्म की जो है वो बातें प्रेस में होना इज़ वेरी डेट्रीमेंटल। तो इसमें जो जहाँ बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उनको जो है वो देखा जाए गवर्नमेंट के शोबे में, और उसको ठीक करने के जो है वो इक़दाम करना मैं समझता हूँ कि
हमारी इकनॉमी के लिए सूदमंद होगा। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली, डेट रीप्रोफाइलिंग का अभी जिक्र किया आरिफ हबीब साहब ने। डेट रीप्रोफाइलिंग आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे भी तो करनी है ना। गवर्नमेंट सेक्टर का आधा बोझ 50% तो है कैपेसिटी पेमेंट्स का। असल में गवर्नमेंट के जो सेक्टर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर के अलावा उनके अलावा डेट बहुत कम है। न्यूक्लियर के ऊपर डेट है। ऑलरेडी हमने न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दी है। हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं। उसमें उन्होंने कुछ प्लांट्स के ऊपर तो डेट प्रोफाइल कर लिया है, लेकिन जो बाकियों पे नहीं हुआ उन पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं कि डेट प्रोफाइल कर दें। सीपैक वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइनीज़ हैं, कि चाइनीज़ ओवरऑल आपको वहाँ पे गुंजाइश देंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे ज़्यादा गुंजाइश वहीं पर है। देखिए, अगर हमने जो क्या वो गुंजाइश मिलेगी आपको? बहुत गुंजाइश मेरे ख्याल में मिलेगी। इसकी वजह है कि डेट रिप्रोफाइलिंग जो है ना, वो कोई ऐसा कोई रीनिगोशिएशन ऑफ टर्म्स तो नहीं हो रहा ना, वो तो हम डेट रिप्रोफाइल कर रहे हैं। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, ये चाइना गए भी थे, एक आध माह पहले उनकी मीटिंग भी हुई जो है। पहला विजिट था इट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल, उसके नतीजे में बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन डेट प्रोफाइलिंग मेरा अपना ख्याल है कि इज अ डूएबल थिंग, और उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल IMF के एग्रीमेंट के बाद हो सकता है कि आप लोग अगर डोमेस्टिकली भी अपने IPPs के साथ कर लें और गवर्नमेंट वाले भी कर लें तो फिर आपका एक केस मजबूत होगा। और तकरीबन 3-3.5 रुपए का इम्पैक्ट होगा डेट रिप्रोफाइलिंग से। सीपैक वाले का, हाँ, सीपैक वाले जो अगर हम कर लेंगे डेट रिप्रोफाइलिंग तो उसके अंदर 3 से 3.5 रुपए की बचत हो जाएगी बिल के अंदर, फी यूनिट। तो अगर आप देखें ना कि 3-3.5 रुपए पर यूनिट वहाँ से बचत होगी, अगर हम टैक्स थोड़ा सा रैशनलाइज कर ले वहाँ से होगी, प्लस हम जो रीनिगोशिएशन कर रहे हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, और ओवरऑल थोड़ी बहुत एफिशिएंसी। तकरीबन अगर हम देखें तो 8-10 रुपए का फ़र्क अगर हर जगह मेहनत हो सकता है। दैट्स अ लॉट ऑफ सेविंग। 20% अगर बिजली के बिल नीचे आ जाएं और अगले 6-8 महीने की मेहनत से, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है अगले समर से पहले। क्या इतना ऑप्टिमिज्म है आप में कि 20% बिलों की कीमत नीचे आ जाएगी अगले 6 महीनों में? ये है पॉसिबल। मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ ना। टैक्सेस आप रैशनलाइज करें थोड़े से, डेट रिप्रोफाइलिंग करें, आप ये IPP के साथ बैठे। और IPP, आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर रहे हैं, सबके साथ इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हमें बिजनेस माहौल भी ठीक रखना है, लेकिन ये चीज़ें सही भी करनी है। अगर ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। और एक और चीज़, जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी कुछ वजूहत तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, बट एट द सेम टाइम पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उसमें भी फ्लॉ है। एंड आई नो कि जब भी हम ये बात करते हैं तो बहुत ही बैकलैश आता है, लेकिन हम इस वक्त अगर नया सोलर प्लांट लगाने जाएं तो हमें बिजली मिलती है। कराची इलेक्ट्रिक ने हाइब्रिड की बिड की थी 2 दिन पहले, उनको रेट मिला है 9 रुपये से भी कम का है वो। और आज गवर्नमेंट 27 रुपये के हिसाब से सोलर नेट मीटरिंग में वो परचेज कर रही है। तो अगर मुझे 9 रुपये की बिजली मिल रही है तो मैं क्यों 27 रुपये की लूँगा? तो दिस हैज़ टू बी रैशनलाइज, अदरवाइज तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा आपको। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। असल में उसमें जब आप करते हैं ना घरों वाले डोमेस्टिक सोलर को, तो उसके अंदर एक अप्रोच का फ़र्क यह है कि आपको उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए सोलराइजेशन को। लॉन्ग टर्म में हमारी फ्यूल इंपोर्ट बचती है, आपको उसका टैरिफ ठीक करना है तो आप टैरिफ ठीक करने के ऊपर इंगेज करें और उसके ऊपर पॉलिसी दें, लेकिन लोगों को ये मत रोकें कि वो सोलर ना घरों पे लगाओ। सोलर लगाने से लॉन्ग टर्म में आप फायदा है पाकिस्तान। नहीं, गवर्नमेंट को बहुत फायदा है। गवर्नमेंट को फायदा है ना, क्योंकि मैं एक नया प्लांट हम क्यों लगाएं, नए प्लांट की इन्वेस्टमेंट क्यों? लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद सोलर लग रहा है, और रेट रीजनेबल होना चाहिए। और रेट आप ठीक करें। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। तो बाकी डिस्करेज नहीं करना चाहिए ना, उस पर टैक्सेस आयद करने चाहिए सोलर पैनल्स के ऊपर। और वो चीज़ें जो खबरें फैलाई जाती हैं ना, वो मुझे बुरी लगती हैं सचमुच पूछें, क्योंकि एक शख्स खुद 15-20 लाख रुपया लगा के घर में सिस्टम लगा रहा है और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट का बिल बचा रहा है वो, तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। टैरिफ वैरिफ की आप बात नहीं, वो तो ह्यूमन राइट है ना बेसिकली, हम क्यों रोकेंगे किसी को? वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एग्री, लेकिन टैरिफ भी रीजनेबल होना चाहिए। जो एक बैकलैश आता है ना कुछ लॉबीज से, इट्स नॉट फेयर, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम काम करेंगे, बिकॉज इट इज़ इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। जो इंसान अगर सोलर लगाता है 27 रुपये की बिजली दे रहा है, और फिर जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता उसका बिल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इट हैज़ टू बी रैशनलाइज, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अच्छा, भी एक आरिफ साहब ने भी बात की और खालिद साहब ने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि हमने उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स नहीं थी दी, हम तो फंसे हुए थे, यहाँ अंधेरे थे तो हमने बिजली लगवाई। अब हमने तजर्बा किया कारके वाला, वो हमारे गले पड़ गया। हमने तजर्बा किया रेकुडिक वाला, वो हमारे गले पड़ गया, इंटरनेशनल कोर्ट से हमारे ऊपर ऑर्डर आ गए। हम इस तरह की चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे माजी में, अपनी जगह सही हुई ना। लेट 90s में भी मुझे याद है कि PMLN की गवर्नमेंट ने IPPs के एग्रीमेंट वो पीपल्स पार्टी के किए हुए, हम बोला था कि हम इनको रीओपन कर रहे हैं, वो हमारे गले पड़ गए थे। हमने लोगों को उठा के, वो सदन पावर वाला था उसका, हमने वो बेटा उठा के जेल में डाल दिया था कि बिजली की कीमत इसे ठीक करवानी है। तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। जी, कारके में तो हम सक्सेसफुल हो गए थे, बिकॉज कारके में ऐसी चीज़ें मिल गई थी। वो तो मेहरबानी थी उनकी, वो ब्रिगेडियर रामे थे कि कौन थे वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल लाए थे, नहीं तो पहले तो गले पड़ गया था। जी, उसमें जो पूरी टीम थी उन्होंने वो किया था, बट दे फाउंड आप उसका हिस्सा नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं, मैं उसमें नहीं था, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। बट यू आर राइट कि बाकी अगर हम यूनिलैटरली
कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मवाद होना चाहिए ना। एज ए सेट कि अगर मैंने आपको कॉस्ट प्लस की तो एक एग्जांपल दी मैंने आपको, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आईपीपीसी की तरफ से भी कंडक्ट को 100% सही नहीं रहा, लेकिन हैविंग सेड दिस आई थिंक हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों को तंग करना, लोगों को हर्ट करना, पाकिस्तानी बिजनेसेस को हर्ट करना नहीं है, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल निगोशिएशन। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इसके पावर सेक्टर ठीक हो और ये बिजनेसमैन जो है पाकिस्तानी यही इन्वेस्ट करेंगे ना। एफडीआई तो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कितनी आई, तो वी हैव टू कीप देम। कल को आपको डिस्कोस बेचने हैं, पीआई की बात चल रही है, तो यही लोग खरीदेंगे। तो पर्पज इज नॉट टू हर्ट एनीवन, बट पावर सेक्टर ठीक हो एंड देन एवरीबडी हैज टू कोऑपरेट। ये जो एक थिंकिंग है ना, ये मैंने 2020 में भी हमने पीछे ये थिंकिंग कि मेरा कोई नुकसान ना हो, जबकि मैं 10 गुना 20 गुना पैसे कमा चुका हूँ, मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, अब मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ और मैं कहूँ कि चीज़ें भी ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समबडी विल हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट। जिन लोगों ने 10-10 गुना 15-15 गुना पैसे कमा लिए हैं पिछले 10-20 सालों में, उन्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मेरा अपना ये ख्याल है, व्हाट आई एम सीइंग इज कि आईपीपीज आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर विलिंग टू नेगोशिएट, दे विल सेक्रीफाइस एंड दे आर कोऑपरेटिंग। अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 20% के करीब रिडक्शन हो सकती है टैरिफ्स में अगले 6 माह में, अगर ये सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर लें। बहुत अच्छी खबर होगी अगर इंशाल्लाह हम इसको कामयाबी से कर लें। लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जी सेक्टर में देखूं, हमने कतर के साथ वो एलएनजी की परचेज़ का एग्रीमेंट किया, जो मुझे लगता था शायद खाकान ने एक अच्छी डील की है। आजकल हमसे वो कार्गो भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, वो भी हमारे गले पड़े हुए हैं। वो ऑयल मार्केट दरमियान में बिल्कुल क्रैश करके ज़मीन पर गिर गई थी। सारे कहते थे करो इसको, बाय कर लो, हैजिंग कर लो। हम वो कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। कोई कहता है नैप पकड़ लेगी कल को, कोई कुछ कहता है। हमें इस पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान का हाल कोई नहीं है। आपने अभी ये जो पावर सेक्टर की कहानी सुनाई है, 10,000 मेगावाट कैपेसिटी लगी हुई है, उसका बाहर कोई नहीं है। तो हमें कुछ चीज़ों पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। देखिए, उस वक्त जब ये प्लांट ये निगोशिएट हुए थे कॉन्ट्रैक्ट आरएलएनजी के, तो उस वक्त वो बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान को आरएलएनजी की ज़रूरत थी। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इस पाकिस्तान में होता ही है कि हम एक क्राइसिस के बाद दूसरे क्राइसिस में जाते रहते हैं। हमने ये सोचना होगा कि ये क्राइसिस बार बार क्यों आते हैं। अगर हमने उसी तरीके से अपना कंडक्ट रखना है और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, तो आज से 5 साल बाद यहाँ पर फिर कुछ और हो रहा होगा, हम यही बातें कर रहे होंगे। तो क्राइसिस से निकलने का तरीका तो यह है ना कि आप कोई तब्दीली तो लाएं, इन द सेंस कि आप अपने लोगों को सही करें या प्रोसेसेस सही करें। वही लोग आज से 10 साल पहले भी नेपरा में, मिनिस्ट्री में लोग बैठे थे, फैसले कर रहे थे, आज भी फिर बैठे हैं, आज से 10 साल बाद भी होंगे। तो क्या जो लोग फैसले कर रहे हैं, जो हमने बिठाए हुए हैं लोग अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, चाहे नेपरा हो और कोई इंस्टीट्यूशन हो, क्या वो सही हैं? सेकेंडली, जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, क्या वो सही हैं? ये सारे फैसले, जो चॉइसेस एंड द डिसीजन दैट वी हैव मेड, वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट टुडे। जस्ट टू आंसर जो आप कह रहे हैं एलएनजी की बात, पाकिस्तान में विंटर में लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं है मुल्क में, गैस के बायर्स हैं, इंडस्ट्री गैस मांगती है, इंडस्ट्री आरएलएनजी के रेट पे गैस लेने को तैयार है, हम उसे गैस दे नहीं सकते। और उससे हम कहते हैं कि हमारे पास आरएलएनजी, हम अपने लोकल गैस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इट्स एन ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्लानिंग फ्लॉ। स्वीज हमने अपने हाथ में रखी है, हाईली इनएफिशिएंट है। क्यों हमने रखा हुआ है, क्यों हमने अनबंडल नहीं किया? सर्कुलर डेट कितना हो गया पेट्रोलियम सेक्टर का? आज होगा तकरीबन 3,000 अरब प्रिंसिपल, माशाल्लाह, इंक्लूडिंग गैस, ऑयल एंड गैस। वो बढ़ना शुरू कम हो गया बिकॉज हमने लास्ट ईयर जो प्राइसेस बढ़ाई थी उसके बाद बढ़ना फिर कम तो हो गया। मोहम्मद अली साहब अब छाए हुए हैं। 2,500 अरब आपने बिजली का रखा हुआ है, 3,000 अरब आपने पेट्रोलियम का रखा हुआ है, तो फिर तो ये 5,500 अरब हो गई। मैं तो नया हूँ अभी। अब अमीर आदमी 5,500 का कहते हैं। वो सरताज अजीज साहब कहा करते थे कि वो किसी को 100 रुपया देना हो ना तो उस शख्स को नींद नहीं आती, तो किसी का 5,500 अरब देना हो तो लेने वाले को नींद नहीं आती। मैं आपको बताऊँ, 5,500 अरब का सोल्यूशन भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो गया पाकिस्तान में, हम वो काम करते हैं जो हमारे कॉम्पिटेंस लेवल से मैच करते हैं। जो काम हमारे कॉम्पिटेंस लेवल से थोड़ा सा भी अगर ऊपर है ना, उसको हम छेड़ते ही नहीं है। इन चीज़ों को हम हाथ ही नहीं लगा रहे। हमें सर्कुलर डेट का मैटर उठाना चाहिए और इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशू करके इस मसले को भी निपटाना चाहिए, जो कि वी कैन डू। आप ये बताइए कि कोई लोगों के लिए जाते जाते आखिरी मिनट है, कोई खुशखबरी देंगे कि हमारी इन कोशिशों से उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी? अगले हमारी इन कोशिशों से उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी इंशाल्लाह। मैं बताऊँ, टास्क फोर्स, मिनिस्ट्री, एवरीवन, गवर्नमेंट, कैबिनेट, एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड। पावर जो है इस वक्त इज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। पीपल वांट कि पावर का रेट नीचे आए। प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसे कैबिनेट देख रही है, हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है, टास्क फोर्स कर रही है, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड एक एफर्ट हो रही है। तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जो बाकी भी हमारे बिजनेसमैन वगैरह सब मिलकर अगर हम करेंगे काम,
तो वी विल इंशाल्लाह ब्रिंग पावर रेट डाउन इन द कंट्री वेरी सून। ये जो दो तो आपके बेंचमार्क्स करीब में, एक तो टर्मिनेशन ऑफ 5 IPPs और एक 17 के साथ आपने टेक एंड पे जाना है, तो मैं इसके ऊपर तो आपसे फॉलो अप करूंगा, आपसे आपकी अपनी टाइमलाइन के ऊपर आपसे सवाल करूंगा चंद दिन के बाद कि आपने क्या क्या चीज़ें हासिल की। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, मामला खसूसी बराए एनर्जी वज़ीर आज़म के, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।